वेलकम है, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। और उसके अंतर्गत अब तक हमने मौर्य साम्राज्य का पूरा देख चुके हैं, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के बाद अब हम आते हैं गुप्त साम्राज्य पर। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अब हम चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जो इसकी समय अवधि है स्थापना से लेकर कब से कब तक ये साम्राज्य अस्तित्व में रहा था। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, यानी कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक ये साम्राज्य गुप्त साम्राज्य बना रहा था। और गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। इन पुराणों से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इसका जो आदि पुरुष कहा जाता है, यानी कि इस वंश का संस्थापक, वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का समय काल है वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक का है। और इसको गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है, यानी कि इस श्रीगुप्त से ये गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य शुरू होता है, ठीक है। और श्रीगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र यानी कि तांबे की जो प्लेट होती है उसके ऊपर लिखवाया हुआ अभिलेख, जो कि पूना में है। पूना यानी कि पुणे, महाराष्ट्र में। और इसने जो उपाधि प्राप्त की थी, महाराज की उपाधि इसने प्राप्त की थी, लेकिन यह इस समय क्या है, किसी दूसरे राजा के अधीन था, ठीक है ना। अधीन शासक था, दूसरे राजा के अधीन था, स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं घटोत्कच पर। ये गुप्त वंश का दूसरा शासक था, दूसरा राजा था। और इसने शासन किया था 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, यानी कि 39 ईयर्स तक इसने शासन किया था। इसने भी महाराज की उपाधि प्राप्त की, धारण की इसने। और इसका जो स्रोत है, इसकी जानकारी का स्रोत घटोत्कच के बारे में प्रभावती गुप्ता का पूना जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो, और रिद्धपुर ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर प्रथम स्वतंत्र शासक था ये गुप्त वंश का, ठीक है ना। अब श्रीगुप्त जो है वो अधीन शासक था, दूसरे के अधीन था, लेकिन इसने दूसरे की अधीनता छोड़ दी और एक स्वतंत्र राज्य कायम किया। इसलिए घटोत्कच को जो है पहला शासक माना जाता है इस वंश का। और इसका जो राज्य था वो था मगध। मगध यानी कि जो आधुनिक बिहार है, उसकी राजधानी पटना, जिसके आसपास किसी स्थान पर पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे, पटना के, जो उसकी राजधानी थी प्राचीन काल में। और पाटलिपुत्र से पहले राजगृह, वो भी उसके पास ही अवशेषों के रूप में है। तो इसका राज्य मगध और उसके आसपास था। अब पहला जो शक्तिशाली राजा था, ठीक है, घटोत्कच के बाद में जो आया, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। और ये पहला इस वंश का शक्तिशाली और योग्य शासक था, ठीक है। और इसने लिच्छवी, जो लिच्छवी गणराज्य था बिहार के अंतर्गत ही, जो मगध के उत्तर में पड़ता था, वहाँ की राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। अब कुमार देवी से इसने विवाह किया तो दोनों राज्य आपस में मिल गए, और उसकी वजह से इसकी शक्ति में वृद्धि हुई। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और इसने जो है गुप्त संवत भी चलाया था अपने समय में। 319 या 320 ईस्वी से इसने गुप्त संवत शुरू किया था। इसके बाद जो सेकंड जो शासक होता है, जिसको गुप्त वंश का सबसे महान शासक की जो संज्ञा दी जाती है उसको, वो है समुद्रगुप्त, जिसका जो शासनकाल है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, 375 ईयर्स ईस्वी, ठीक है। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इलाहाबाद का नाम प्रयाग प्रशस्ति से, जिसका लेखक यानी कि इसकी रचना किसने की? हरिशेन ने, जो एक कवि था, ठीक है। और इसके राज्य का, इसके दरबार का दरबारी भी था। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का इसने
वर्णन किया, यानी कि समुद्रगुप्त ने जहाँ जहाँ पर भी उसने आक्रमण किए, दूसरे राज्यों को जीता, विजय किया, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में। और इसने जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम अंकित मिलता है। इसने सिक्के चलाए थे और कुछ सिक्कों पर जो है अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है और अश्वमेध यज्ञ का जो चित्र है वो उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख, या जिसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना, जो कि इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक के बारे में, कब उसने राज्यारोहण किया, सिंहासन पर कब बैठा, फिर उसकी दिग्विजय नीति, दिग्विजय यानी कि चारों दिशाओं में, दिक यानी कि दिशाओं में उसने विजय अभियान जो किया था, आसपास के दूसरे राज्यों को जीतना, ठीक है ना, उसके बारे में है। फिर समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था, फिर गुप्तकालीन अधिकारी कौन कौन से होते थे, कौन कौन से विभाग होते थे, ठीक है ना, और उनके पदों को क्या कहते थे, पद का नाम क्या था, ठीक है ना, उनका नाम। फिर शासन व्यवस्था की जानकारी जो गुप्त शासन के दौरान थी उसका पता चलता है। अभी जो लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भी कैसी अलंकारिक भाषा, अलंकारों का प्रयोग हुआ है ना। फिर इसकी लिपि वो थी ब्राह्मी और चंपू शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। और अलंकारिक और चंपू शैली इन दोनों से क्या है कि उस वक्त की साहित्यिक प्रगति का पता चलता है, साहित्यिक प्रगति का प्रमाण है ये। फिर इसमें किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को क्या बताया गया है, कविराज, कवियों का राजा, यानी कि वो स्वयं भी कवि था और कवियों का आदर करता था, गायक था, ठीक है ना, म्यूजिशियन था, संगीतज्ञ था, फिर दानी भी था, दान भी करता था, उच्च कोटि का वो विद्वान था, विद्या का संरक्षक यानी ज्ञान का संरक्षक, बहुत सारे विद्वान उसके दरबार में रहते थे, कालिदास जैसे महान विद्वान उसके दरबार में थे। और उसको धर्म के प्राचीर कहा गया है, धर्म के प्राचीर, क्योंकि इससे पहले मौर्य साम्राज्य या जितने भी राजा हुए वो ज़्यादातर क्या है कि बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे, ठीक है ना, और हिंदू धर्म को वो काटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य जो स्थापित हुआ और उसमें जितने भी राजा हुए लगभग उन सभी ने, वो सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना, विष्णु की अवतारों की पूजा करने वाले। इसलिए क्या है कि वैष्णव धर्म की इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई, वैष्णव धर्म का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए इसको जो है धर्म की प्राचीर कहा गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में उसको वीर, पराक्रमी और विजय का स्रोत बताया है उसको। और समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ, वीणावादक सिक्के, यानी कि जो उसने जो सिक्के चलवाए थे समुद्रगुप्त के, उसमें कई सारे सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के चित्र बने हुए हैं और कई सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो इससे उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है और दिग्विजय होने का पता चलता है, ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ यानी कि उसके विजेता होने का पता चलता है। योग्य सेनापति भी था, विद्वान था, संगीतज्ञ और विजयाकांक्षी, यानी कि हर समय विजय के लिए आकांक्षी रहने वाला था। और उसने जितने भी युद्ध लड़े समुद्रगुप्त ने, सभी में वो विजयी रहा, किसी में भी उसको हार नहीं मिली, ठीक है ना। तो इसके इन गुणों का पता चलता है हमें उसके एक तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से और दूसरा किससे, उसके सिक्कों से। अब बात करते हैं उसके साम्राज्य के बारे में कि उत्तर पश्चिम भारत को छोड़ करके, यानी कि राजस्थान गुजरात वाला एरिया छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको छोड़ करके बाकी का जो पूरा उत्तर भारत था वो पूरा का पूरा इसके साम्राज्य में शामिल था। अब समुद्रगुप्त की विजय, कहाँ कहाँ उसने सेना भेजी, कहाँ कहाँ उसने शासन स्थापित किया, तो इसका जो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, ठीक है ना, और महासांदी विग्रहिक जिसकी उपाधि मिली थी हरिशेन को। तो हरिशेन के अनुसार क्या कहता है कि महान सेनापति, शासक, कूटनीतिज्ञ और महान प्रतिभा का धनी था। और उसने जो विजय अभियान चलाए वो 2 चरणों में चलाए थे, एक तो उत्तर भारत का विजय अभियान और दूसरा दक्षिण भारत का विजय अभियान। अब उत्तर भारत का विजय अभियान जब शुरू किया तो उसके अंतर्गत आर्यावर्त
यानी कि संपूर्ण उत्तरी भारत का गंगा और जमुना का दोआब क्षेत्र, यानी कि गंगा जमुना के बीच का जो भूभाग है उसको गंगा जमुना का दोआब बोलते हैं। और इस क्षेत्र पर 9 राज्य थे उस समय, ठीक है ना, ये 9 राज्य थे उस समय। तो 9 राज्यों के 9 राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिला लिया, मगध में उसने मिला लिया, ठीक है। और दूसरा जो उसका विजय अभियान था, दूसरे चरण वाला, वो था दक्षिण भारत का। तो इसमें उसने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसने इन्हें ग्रहण, ठीक है, शत्रु पर ग्रहण लगा के छोड़ देना, यानी कि वो हमेशा समुद्रगुप्त के किस में रहे, प्रभाव में रहे। फिर मोक्ष, मोक्ष का मतलब शत्रु को हरा दिया, ठीक है ना, उसके राज्य को जीत लिया लेकिन फिर से उसको मुक्त कर दिया। और तीसरा अनुग्रह, यानी कि राज्य को वापस लौटा देना। तो इन 3 चीज़ों के द्वारा जो है उसने क्या किया, जो दूसरे पड़ोसी राजा थे दक्षिण भारत के, उनको अपने अधीन बना लिया। सीधे उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं किया, ठीक है ना, उनके राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि ये इस विधि से जो है उनको अपने अधीन लेकर के आ गया। तो इन 3 विधियों के आधार पर, यानी कि ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, इन 3 के आधार पर उनको मुक्त कर दिया। इसका कारण क्या था कि दूरस्थ इलाके, दूरस्थ स्थान, क्योंकि यह मगध से बहुत ही दूर थे, सुदूर दक्षिण भारत में थे, इसलिए इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करना इसके लिए संभव नहीं था, ठीक है ना। इसलिए इसको जो है उसने अधीन बना लिया, यानी कि वो समय समय पर टैक्स जमा कराते रहें समुद्रगुप्त को, और वो अपनी आज़ादी का उपयोग करते रहें। अब उसकी शक्ति से भयभीत होकर के उस समय मध्य भारत के आठविक राज्य, आठविक वंश जहाँ पर था, सीमांत राजतंत्रीय, सीमांत राजतंत्रीय में यानी कि भारत की पश्चिमी सीमा पर जो राज्य थे, कई राज्यों में राजतंत्र था और कई में गणतंत्र था। तो उन राज्यों में फिर कामरूप, कामरूप का मतलब आसाम, जो वर्तमान का आसाम राज्य है भारत का, वो, और नेपाल, इन सभी ने क्या है, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। तो समुद्रगुप्त की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली, और इसके साथ ही उसने सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति अपनाई। और विदेशी शासकों ने भी कन्योपायन, यानी कि समुद्रगुप्त को कन्या देकर के, यानी कि अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया। भुक्ति, यानी कि उसको टैक्स दे करके, और शासन की याचना, यानी कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, बदले में आप हमें हमारे राज्य पे शासन करने दीजिए। तो इन सभी उपायों के द्वारा विदेशी शासकों ने भी उसके साथ, समुद्रगुप्त के साथ सुलह की नीति अपनाई कि भाई इससे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाकी अपना राज्य चला जाएगा। तो समुद्र की दिग्विजय नीति, पड़ोसी राज्यों के प्रति उसकी व्यावहारिक नीति, फिर उसका सुदृढ़ शासन, जब इतने बड़े देश में उसका शासन है तो शासन को सुदृढ़ता उसने प्रदान की। फिर उसकी यथार्थवादी नीति, यानी कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों को देखते हुए उसने ये नीतियां अपनाई जो कि सर्वथा उचित थी, इसीलिए उसको दूरदर्शी कहा गया है। और उसको भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है ना। नेपोलियन कहाँ का राजा था, सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था। जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, और राज्य क्रांति होने के बाद कुछ समय तो वहाँ पे गणतंत्र रहा, लेकिन गणतंत्र में वहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था, भ्रष्टाचार है ना, और आंतरिक लड़ाई झगड़े वहाँ पे फैल गए थे। तो इसका फ़ायदा क्या है, नेपोलियन ने उठाया, और फिर सेना की सहायता से, क्योंकि सेना का जो है नेपोलियन को पूरा सपोर्ट था, तो उसने सेना के बल पर जो है क्रांति करके फिर से क्रांति कर दी फ्रांस में, और वो फ्रांस का सम्राट बन गया, ठीक है ना। और उसने जितने भी युद्ध लड़े, लगभग 2-3 युद्धों को छोड़ करके बाकी सब में वो विजयी रहा। पूरे यूरोप को उसने जीत लिया था, रूस को हरा दिया, इसीलिए उसको महान विजेता सेनापति कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त 2। इसका समय काल 375 ईस्वी से 414, 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इसने राज्य किया। और गुप्त राजाओं में सर्वाधिक पराक्रमी शासक था, जिसको चंद्रगुप्त और साथ में विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त 2, ठीक है। बहुत सारे गुण थे इसमें। इसकी पुत्री जो थी
प्रभावती, उसका इसने विवाह किया वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ में। लेकिन जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तो उसके राज्य को जो है अपने राज्य में मिला लिया और इसका राज्य जो है बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, दूसरी उज्जैन। और उस समय एक चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है ना, उसने उस समय जो गुप्त साम्राज्य था उसके बारे में उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। ठीक है, फिर उसने शकों पर, शक जो है जो मध्य एशिया की एक बहुत ही आक्रमणकारी हिंसक जाति थी या जनजाति थी, और इन्होंने मतलब ये यूरोप तक इन्होंने विजय यात्राएं की थी उस समय, और बहुत ही अत्याचार किए थे, लोगों पर मारकाट मची थी, जहाँ पर भी जाते थे लूटपाट दंगे फसाद यही करते थे। बहुत ही जंगली जनजाति थी। तो इस जाति ने जब भारत पर आक्रमण किया तो शकों को इसने युद्ध में हरा दिया, और उसके उपलक्ष्य में, युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में उसने क्या किया, चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है ना, विजेता के रूप में। अब इसके दरबार में कालिदास और अमर सिंह, ये दो दरबारी थे इसके, और इनकी रचनाएं देखिए आप, नागवंश, कदम्ब वंश, वाकाटक, जो उस समय नागवंश के राजा थे, कदम्ब वंश थे, वाकाटक नरेश थे। ठीक है ना, इन सभी राज्यों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि किसी वंश में तो इसने कन्याएं दी और किसी वंश से इसने कन्याएं प्राप्त की, उनकी कन्याओं से विवाह किया। तो इस तरह से उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मित्रता स्थापित की और अपनी प्रभाव और शक्ति का इसने प्रसार किया। अब इसके समय में जो इसने अभिलेख लिखवाया था मेहरौली का, ठीक है ना, तो मेहरौली अभिलेख के अनुसार गुप्त शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य था जो था किसी का, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त टू का था। ठीक है, जिसका विस्तार पश्चिम में बैक्ट्रिया, ठीक है ना, बैक्ट्रिया यानी कि ईरान से लगा हुआ प्रदेश, वहाँ से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद राजा बनता है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का जो समय काल है, जो इसने शासन किया है 415 ईस्वी से 455, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इसने राज्य किया, शासन किया, यानी कि लगभग 40 वर्ष तक। और सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं यानी कि सिक्के, करेंसी इसी ने जारी करवाई थी, क्योंकि पुरातात्विक खोजों में, अनुसंधान में, खुदाई में जितनी भी मुद्राएं प्राप्त होती है प्राचीन काल की, उसमें सबसे ज़्यादा मुद्राएं हमें कुमारगुप्त के समय की प्राप्त हुई है, इसी की राजा की मिली है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इसने सबसे ज़्यादा मुद्राएं चलवाई थी। फिर बयाना जो कि राजस्थान में है, भरतपुर ज़िले में, वहाँ से कुमारगुप्त की 623 मुद्राएँ, सिक्के इसके मिले हैं इसके समय के। ठीक है ना, इसी आधार पर जो है ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुद्रा इसने जारी करवाई। फिर वेनसांग जो इस समय आया था, उसने इसका नाम शक्रादित्य बताया, शक्रादित्य यानी कि शक्रों, जो शक जनजाति थी उसको हराने वाला, आक्रमणकारियों को हराने वाला, क्योंकि शकों ने चीन, मंगोलिया सबको हरा दिया था और जीतते जीतते हिंदुस्तान तक आए थे, लेकिन यहाँ पे उनको हार मिली। अब स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी गांव का अभिलेख, तो उस अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन का पता चलता है, और साथ ही इसके समय में पुष्यमित्र जो जाति थी उस समय, उनके विद्रोह की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र आपको पता होना चाहिए, जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में पुष्यमित्र जाति के जो पुत्र पुष्यमित्र शुंग था, उसने मौर्य साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था और अपना राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और यह पुष्यमित्र जो जाति है उसी से चली है। और यहाँ से गुप्तों का पतन प्रारंभ होता है इसके विद्रोह से। ठीक है ना, बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था ये, और इसकी वजह से इसकी सेना जो है, सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई थी। और साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना करने वाला था वो कुमारगुप्त था। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त जो मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही काबिल शासक था, योग्य शासक था। इसका समय काल इसने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया था, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ स्तंभलेख से। तो इसके अनुसार में पता चलता है कि इसके शासन के प्रारंभ में हुणों का आक्रमण, हुण भी जनजाति थी शकों की तरह,
ठीक है ना। और ये भी बहुत ही ज़्यादा जालिम लोग होते थे, निर्दयी निष्ठुर होते थे। और ये भी मध्य एशिया की जनजाति थी, है ना, मंगोलिया, चीन के उत्तरी भाग और मंगोलिया में रहने वाली। वहाँ से जो है ये लोग पूरे एशिया में, यूरोप तक इन्होंने जो है काफ़ी आक्रमण किए थे इन्होंने, और लूट मार हत्याएं की थी इन्होंने। ठीक है, तो इसका आक्रमण हुआ, लेकिन इसने जो है उसने हुणों को हरा दिया, विजय प्राप्त की। और इसके जो स्वर्ण मुद्राएं हैं जो इसने चलाई थी स्कंदगुप्त ने, उसके ऊपर विक्रमादित्य की उपाधि का भी अंकन किया हुआ है, विक्रमादित्य भी लिखा हुआ है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य के दौरान जब पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सौराष्ट्र में, गुजरात में, मैंने बताया था इससे पहले जब हम मौर्य साम्राज्य का पढ़ रहे थे, तो उसने सौराष्ट्र में गिरिनार पर्वत पर सुदर्शन झील बनवाई थी। ठीक है ना। लेकिन वो क्या है कि अतिवृष्टि की वजह से, बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या है कि वो झील नष्ट हो गई थी। तो इसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में, उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया, उसको सही करवाया गया। और उसके किनारे पर इसने विष्णु मंदिर बनवाया, क्योंकि गुप्त वंश के जितने भी राजा थे वो सभी क्या थे, विष्णु के, विष्णु, भगवान विष्णु और इनके अवतारों के उपासक थे, है ना, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और वैष्णव शब्द बनता है विष्णु से, तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे इसलिए। फिर इसके समय में राज्य में आंतरिक और बाहरी स्तर पर, इसके साम्राज्य में अंदर भी और पड़ोसी राज्य यानी कि बाहरी, कई समस्याएं उस समय उत्पन्न हुई थी। जैसे हुणों का आक्रमण हुआ, पुष्यमित्रों ने विद्रोह किया, बाकाटक जो इसके राज्य के अधीन सामंत थे, ठीक है, उन्होंने भी आज़ाद होने की कोशिश की, आक्रमण किया, लेकिन इन सब को उसने विफल कर दिया, निष्फल कर दिया और साम्राज्य की सुरक्षा की। फिर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की पश्चिमी शिक्षा सीमा या इसके साम्राज्य की जो पश्चिमी शिक्षा सीमा थी, उसकी सुरक्षा के लिए उसने योग्य सेनापति और प्रांतपति यानी कि सूबेदार, गवर्नर उसने नियुक्त किए। और गवर्नर भी ऐसे, सेनापति भी है, योग्य प्रांतपति भी है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो प्रजाहित को महत्व दे, क्योंकि अगर प्रजा को साथ में लेकर के चलेंगे तो ही प्रजा जो है किसी भी विपत्ति में शासक का साथ देगी, इसलिए प्रजाहित को इसने महत्व दिया। अब इसका व्यक्तित्व, महान शासक था, धार्मिक सहिष्णुता का इसने पालन किया। भले यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैसे बौद्ध धर्म थे उस समय, जैन धर्म था, उसके अनुयायियों के साथ भी उसने अच्छा व्यवहार किया। ठीक है ना। कुशल सेनापति था, योग्य प्रशासक था, शासन संचालक। अब सुदर्शन झील के बारे में, जिसके बारे में रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा जन कल्याण कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था गुजरात में गिरनार पर्वत पर। लेकिन अतिवृष्टि की वजह से झील को क्षति पहुंची और इसको दुरुस्त किया था स्कंदगुप्त के प्रांतपति, जो सौराष्ट्र का प्रांतपति, गवर्नर जो था, राज्यपाल, उसके द्वारा उसके पुत्र ने, है ना, उसका निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। अब बाद में क्या हुआ, पुनर्निर्माण करवाया ये, फिर बाद में क्या हुआ कि स्कंदगुप्त के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारी, जैसे मौर्य साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उसके उत्तराधिकारी भी अयोग्य हुए। और साथ ही साम्राज्य के आंतरिक संघर्ष, यानी कि इसके अधीन जितने भी राजा महाराजा थे, ठीक है ना, वो भी आज़ाद होना चाहते थे। तो इन सभी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे यह पतन की ओर अग्रसर हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा इसका। और बाद में इसको अंतिम प्रहार इसके ऊपर गौड़ शासकों ने किया, गुप्त वंश पर, गुप्त राज्य पर, मगध पर, और गौड़ शासकों ने फिर इस वंश का अंत कर दिया। ठीक है ना। तो ये आज का चैप्टर हम यहाँ फिनिश करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है और फिर भी थोड़ा सा पॉइंट और बाकी रह गया है, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके पतन के कारण देख लेते हैं एक बार फिर से। एक तो अयोग्य उत्तराधिकारी, फिर केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना, यानी केंद्र सरकार धीरे धीरे दुर्बल हो गई। फिर शासकों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, पहले जब तक वैष्णव थे तब तक ठीक था, लेकिन जब बौद्ध धर्म की ओर झुके ये, और बौद्ध धर्म के अंदर क्या है कि अहिंसा पर ज़्यादा जोर देते थे, तो हिंसा के प्रति, युद्ध के प्रति भी वो विरक्त हो गए। तो अपने खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे, बगावत हो रही थी, ठीक है ना, तो उसको वो सही तरीके से वो हैंडल ना कर पाए। फिर सैनिक शक्ति की दुर्बलता, धीरे धीरे सेना भी कमज़ोर हो गई, आंतरिक संघर्षों की वजह से, निरंतर लड़ाइयाँ, छोटे मोटे झगड़े, तो सेना भी धीरे धीरे दुर्बल होती गई, जिसके ऊपर शासकों ने ध्यान दिया ही नहीं। विदेश नीति की असफलता, पड़ोसी राज्यों के साथ नीति के संबंध में जो अब तक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जो चलाते आए थे,
उसको वो सही तरीके से आगे कायम नहीं रख पाए। ठीक है ना। तो विदेशी आक्रमण भी शुरू हो गए वापस, जो जनजातियाँ थी, हूणों के आक्रमण वो फिर से शुरू हो गए। ठीक है ना। तो विदेशी शासक शक्तिशाली सामंत और अधीन शासकों को लाभ उठाने का अवसर मिला, और वो सभी क्या है कि स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इसी वजह से और फिर बाद में अंत में गौड़ शासक जो थे बंगाल के, उन्होंने इस राज्य का, गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का इन्होंने अंत कर दिया। तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त काल के दौरान, गुप्त शासन के दौरान साहित्य और विज्ञान की जो उन्नति हुई, जो विकास हुआ, उसके बारे में हम विचार करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।